हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम फिर से 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके पहले भी हमने 3 अंकों वाली 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डेफिनेट रूप से ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम 10 से 12 इंपॉर्टेंट 3 अंकों वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे लगभग हर बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप कितना भी टफ पेपर आए, आप यकीन मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, कितना भी घुमा फिरा दे क्वेश्चन आपको यही आना है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ ऐड कर देता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर से पढ़ा है तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। देखिए, ये अपूर्ण प्रभाविता जो है मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उस नियम का ये अपवाद है। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेकर के आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में हमेशा जो है प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ये मेंडल ने कहा। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता में होता क्या है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी हमको, उसमें दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होगा। यानी ना तो यहां पे प्रभावी लक्षण प्राप्त होगा और ना ही यहां पे अप्रभावी लक्षण प्राप्त होगा, बल्कि यहां पे दोनों ही लक्षणों का मध्यवर्ती यानी एक अलग से नया लक्षण जो है प्राप्त होगा। इसी घटना को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। यानी यहां पे हमको एक लक्षण लेना है तो मान लीजिए लक्षण हम क्या ले लेते हैं, पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई के अनुसार, ठीक है, या हम ले लेते हैं पुष्प का रंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम पुष्प का रंग ले लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखेंगे, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है अपूर्ण प्रभाविता का वो है मिराबिलिस जलापा। क्या है? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का प्लांट आप लोग देखे होंगे, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? मिराबिलिस जलापा को हम ग्रामीण क्षेत्रों में गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से? गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं। तो मिराबिलिस जलापा के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब एक जोड़ी लक्षण लिया जाता है, ठीक है, जब मेंडल ने क्या किया, आप देखेंगे कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था उसमें मेंडल ने क्या किया, और लाल पुष्प का या लंबे पौधों का क्रॉस उन्होंने मान लीजिए बौने पौधे से कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते थे। तो मेंडल ने तो सीधे कह दिया कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमको केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं होता है। जब यहां पे हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है, यानी ना प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है और ना ही अप्रभावी लक्षण प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, लाल पुष्प का क्रॉस, किसका? लाल पुष्प का क्रॉस। ठीक है, लाल पुष्प का क्रॉस, लाल पुष्प का क्रॉस अगर कराया जाता है किसके साथ? सफेद पुष्प के साथ। किसके? लाल पुष्प का क्रॉस अगर सफेद पुष्प के साथ कराया जाता है, ठीक है, तो लाल पुष्प के लिए हम जो कारक या एलील लेंगे वो हम क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, सफेद पुष्प के लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल आर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से एक कैपिटल आर आएगा, यहां से क्या होगा, एक स्मॉल आर आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पे भैया कैपिटल आर एक आ गया और एक आ गया हमारे स्मॉल आर। तो ये आ गई हमारी F1 पीढ़ी। क्या, कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी आ गई। तो यहां पे क्या होता है कि जब यहां पे लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराया जाता है मिराबिलिस जलापा में, तो इसमें ना तो लाल रंग के पुष्प दिखाई देते हैं ना ही सफेद रंग के पुष्प दिखाई देते हैं, बल्कि यहां पे एक अलग ही कलर के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पे लाल और सफेद का एक मध्यवर्ती पुष्प जो है प्राप्त होता है, यानी यहां पे पिंक रंग के, यानी पिंक यानी कि गुलाबी कलर के, ठीक है, गुलाबी कलर के फ्लावर जो है वो प्राप्त होते हैं।
तो मिराबिलिस जलापा जो है सबसे बढ़िया एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस इसमें हम कराते हैं तो इसमें ना तो लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं यौवन पीढ़ी में और ना ही सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यानी कि लाल और सफेद का दोनों का मध्यवर्ती लक्षण इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे गुलाबी रंग के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। तो बस इतना ही आपको लिखना है अपूर्ण प्रभाविता में कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में हमको दोनों ही लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होगा ना तो अप्रभावी, बल्कि उन दोनों का एक मध्यवर्ती लक्षण जो है प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, मिराबिलिस जलापा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपूर्ण प्रभाविता का। और ये आपको बना करके दिखा देना है कि जब लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प के साथ कराया जाता है, आप लिख भी सकते हैं इधर अलग से कि जब लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प के साथ कराया जाता है तो इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण जो है यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या है, एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सह प्रभाविता को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि सह प्रभाविता यानी जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को आपस में लेंगे और उनके मध्य हम क्रॉस कराएंगे तो जो हमको यौवन पीढ़ी प्राप्त होगी, तो यौवन पीढ़ी में दोनों ही लक्षण जो है अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करेंगे। हम स्टार्टिंग में जो दोनों लक्षण लेंगे वही दोनों लक्षण जो है समान रूप से अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगे, किसमें, यौवन पीढ़ी में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो मवेशी आप देखे होंगे, जो भी मवेशी होते हैं जैसे गाय बैल आपने देखे होंगे, तो मवेशियों में जो उनकी त्वचा का रंग होता है, ठीक है, ये सह प्रभाविता को दर्शाता है। किसी भी मवेशी में आप देखेंगे जो उनकी त्वचा का रंग होता है ये सह प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो सह प्रभाविता का कैसे एग्जाम्पल होता है, तो यहां पे देखिए आप लोग कि जो लाल रंग की, ठीक है, अगर लाल रंग की मान लीजिए मवेशी है, ठीक है, तो लाल मवेशी का क्रॉस अगर सफेद मवेशी के साथ कराया जाता है, किसके साथ, लाल मवेशी का क्रॉस अगर सफेद मवेशी के साथ कराया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये लाल मवेशी के लिए हम ले लेंगे कैपिटल आर एलील और यहां पे हम ले लेंगे स्मॉल आर, ठीक है, इनके मध्य हम क्रॉस करा देंगे। तो यहां से आएगा एक भैया कैपिटल आर हमारा, एक आएगा यहां से स्मॉल आर, ठीक है, दोनों को आप लोग मिला दीजिए तो हमारी यौवन पीढ़ी जो है तैयार हो चुकी है। तो यौवन पीढ़ी में क्या होता है कि यौवन पीढ़ी में एक तो हमारा आ गया कैपिटल आर और एक आ गया हमारा स्मॉल आर। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है भैया, मेंडल का प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। जबकि सह प्रभाविता में भी क्या होता है, सह प्रभाविता में क्या होता है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण को आपस में लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो दोनों ही लक्षण जो है यौवन पीढ़ी में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है मवेशियों की त्वचा का रंग। तो अगर लाल मवेशी का क्रॉस जो है सफेद मवेशी के साथ कराया जाता है, किसके साथ, सफेद मवेशी के साथ कराया जाता है, तो सफेद मवेशी के साथ कराएंगे तो यौवन पीढ़ी जो हमको प्राप्त होती है इसमें हमको चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसमें हमको चितकबरे रंग के मवेशी जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यौवन पीढ़ी में चितकबरे मवेशी जो है प्राप्त होते हैं। यानी हमको यह समझ में आ गया कि लाल रंग वाले मवेशी ने भी अपना लक्षण समान रूप से प्रभाव उत्पन्न किया है और सफेद रंग वाले मवेशी ने भी अपना समान प्रभाव उत्पन्न किया है, इसलिए दोनों के लक्षण जो है हमको दिखाई देते हैं यौवन पीढ़ी में। जैसे आप नॉर्मली कुछ मवेशी देखे होंगे उनके शरीर में दो अलग अलग प्रकार के रंग आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी गाय देखेंगे उसके हो सकता है कि माथे का जो रंग है वो व्हाइट कलर का है और बाकी पूरा जो बॉडी है वो कैसी है, रेड कलर की है। मतलब यहाँ पे दोनों ही लक्षण ने, सफेद लक्षण ने भी और लाल वाले मवेशी ने भी, दोनों मवेशियों ने अपना समान रूप से प्रभाव जो है उत्पन्न किया है। तो जब दोनों ही जो पेरेंट्स होते हैं ये अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं यौवन पीढ़ी में, तो इसी को हम बोलते हैं सह प्रभाविता, ठीक है। तो सह प्रभाविता आपको याद रखनी है कि सह प्रभाविता में क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेकर के हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में दोनों ही लक्षण जो है अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि मवेशियों में उनकी त्वचा का रंग, और ये आपको एग्जाम्पल बता देना है कि जब लाल मवेशी का क्रॉस सफेद मवेशी के साथ कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में हमको चितकबरे रंग के मवेशी जो है प्राप्त होते हैं। तो ये जो सह प्रभाविता है ये भी मेंडल के प्रभाविता के नियम का ही अपवाद है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये दोनों मेंडल के प्रभाविता नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है।
चलिए अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण क्या होता है। तो देखिए जब F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, जब F1 संकर का क्रॉस, यहां पे आप क्या लिखेंगे, जब F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, जब F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, जब F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, F1 संकर है, ठीक है, F1 संकर, और F1 संकर का क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। तो किसी भी F1 संकर का क्रॉस जब हम अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को आप लोग आसानी से यहां पे समझ सकते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे क्या करें, हम यहां पे क्रॉस करा रहे हैं किसका, यहां पे हम लंबे पौधे का क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, बौने पौधे के साथ करा रहे हैं। ठीक है, लंबे पौधे का क्रॉस हम करा रहे हैं किसके साथ, बौने पौधे के साथ। तो आप संकेत के लिए कैपिटल टी लेंगे, अगर यहां पे आप लंबे पौधे लेंगे तो लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी लेना पड़ेगा। ठीक है, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी लेना पड़ेगा, और इनके मध्य हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जनक हो गए। ठीक है, ये तो हमारा लंबा पौधा हो गया। ठीक है, ये हमारा लंबा पौधा है, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा है भैया बौना पौधा। तो लंबे पौधे और बौने पौधे का हमने क्रॉस कराया तो होगा क्या कि F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त होगा, एक तो कैपिटल टी आएगा और एक आएगा स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा F1 संकर। F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होगी उनको हम बोलेंगे F1 संकर। ठीक है, तो अब जो F1 संकर प्राप्त हुआ है, मतलब ये जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ है, इस F1 संकर का क्रॉस क्या कह रहा है, F1 संकर का क्रॉस, तो ये जो F1 संकर प्राप्त होते हैं इनका क्रॉस जब हम अप्रभावी जनक के साथ, यहां पे लंबा पौधा कैसा है, प्रभावी है, लंबा पौधा कैसा है, यहां पे प्रभावी है। ठीक है, ये प्रभावी है, और बौना पौधा कैसा है भैया, अप्रभावी, बौना पौधा कैसा है, अप्रभावी। तो जब हम F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं, ठीक है, यानी इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कराएंगे किसके साथ, इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं क्या, परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। सिंपल सा क्रॉस है, समझ में आ गया होगा कि जब F1 संकर मतलब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतानों का क्रॉस जब हम अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है इजीली समझ में आ गई होगी। आप क्रॉस भी करा सकते हैं इनका। ठीक है, आप अगर चेकर बोर्ड के माध्यम से क्रॉस कराना चाहें तो आप इस प्रकार से क्रॉस भी आप लोग करा सकते हैं। तो क्रॉस आप लोग कैसे कराएंगे ये तो आप लोगों से बनता होगा ऑलरेडी। ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक आपको मेल बना लेना है, एक आपको फीमेल बना लेना है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, F1 संकर। तो F1 संकर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये ले लीजिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी। और अप्रभावी जनक क्या है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी का क्रॉस करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी। इसके बाद कैपिटल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहां पे जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होंगे हमको पूरे के पूरे कैसे प्राप्त होंगे, यहां पे प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो कैपिटल टी तो हमारा है ही लंबे पौधे। ठीक है, कैपिटल टी हमारा समयुग्मजीय अवस्था में लंबे पौधे हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है कैपिटल टी ये हमारा क्या है, ये भी लंबे पौधे हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, समयुग्मजीय अवस्था में है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं, लेकिन ये संकर लंबे हैं। ठीक है, क्योंकि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, यानी ये संकर लंबे होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, लंबे हैं, तो इन्हें आप संकर लंबे कह सकते हैं। ठीक है, या विषम युग्मजीय लंबे आप कह सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, आपको यही लिखना है कि जब F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार से क्रॉस को हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्रॉस करा के पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा। आपको यहां पे लेना पड़ेगा भैया क्या, 2 जनक लेना पड़ेगा, उनका क्रॉस कराएंगे आप, फिर F1 संकर आपको प्राप्त होगी। तो उस F1 संकर का क्रॉस आप कराएंगे किसके साथ, इस अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोगों को पूरा दिखा देना है। ठीक है, आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी इसका आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल टी कितना है भैया, कैपिटल टी का रेशियो भी 1 आ जाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिनोटाइप रेशियो तो सेम रहेगा और जीनोटाइप रेशियो आपका क्या है, अलग अलग है, तो बस चेंज हो जाएगा जीनोटाइप रेशियो, बाकी फिनोटाइप रेशियो तो सेम है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बैक क्रॉस में। तो बैक क्रॉस में क्या होता है
कि जब हम F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, जब हम F1 संकर का क्रॉस आप देखेंगे, जब हम F1 संकर का क्रॉस, जब हम F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, जब हम F1 संकर का क्रॉस, ठीक है, तो जब हम F1 संकर का क्रॉस किसी प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं भैया बैक क्रॉस। यहां पे आप लोग क्या लिख लेंगे, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं क्या, बैक क्रॉस, ठीक है, आपको याद रखना है, तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बैक क्रॉस, ठीक है, इसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई होगी। बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि जब हम F1 संकर का क्रॉस, F1 संकर का क्रॉस हम किसी प्रभावी जनक के साथ कराएंगे। हमने परीक्षण संकरण में क्या किया है, हमने अप्रभावी जनक के साथ किसका क्रॉस कराया था, F1 संकर का। यहां पे हम F1 संकर का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, यहां पे हम F1 संकर का क्रॉस कराएंगे किसी प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए यहां पे क्या है, लंबे पौधे हैं, ठीक है, लंबे पौधे हैं, और लंबे पौधे का क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, लंबे पौधे का क्रॉस हमको कराना है बौने पौधों के साथ। किसके साथ, बौने पौधे के साथ कराना है। तो लंबे पौधे के लिए अगर हम बात करते हैं तो लंबे पौधे के लिए भैया कैपिटल टी होगा, और बौने पौधे के लिए क्या होगा, सेम स्मॉल टी। अब लंबे पौधे क्या होते हैं भैया, प्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्रभावी जनक हैं, ठीक है, और ये है हमारे अप्रभावी जनक। बौना पौधा जो है ये है हमारा अप्रभावी जनक। कैसा है, अप्रभावी जनक। तो अब आ जाएगा आपका कैपिटल टी आ जाएगा, यहां पे स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपका आ गया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका क्या, F1 संकर क्या गया, ये आ गई F1 पीढ़ी की संतान, तो इसे हम बोलेंगे F1 संकर। तो अब F1 संकर का क्रॉस यानी कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमको कराना है प्रभावी जनक के साथ। तो लंबे पौधे हमारे क्या हैं भैया, ये हमारे प्रभावी जनक हैं। तो लंबे पौधों के साथ करा देना, यानी कि प्रभावी जनक के साथ करा देना है हमको इस F1 संकर का क्रॉस। तो आसानी से आप लोग करा दीजिए ना क्रॉस, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो F1 संकर का क्रॉस आपको कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चेकर बोर्ड बना लेंगे, चेकर बोर्ड के माध्यम से आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका चेकर बोर्ड। अब चेकर बोर्ड में आप लोग इनका क्रॉस करा दीजिए। F1 संकर क्या है आपका भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। और आपका प्रभावी जनक क्या है, कैपिटल टी, तो यहां पे आ जाएगा आपका कैपिटल टी, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और ये हो गया कैपिटल टी। तो सिंपल सी बात है कि आप F1 संकर लेना, तो F1 संकर क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमने ले लिया, ठीक है। और प्रभावी जनक हमारा क्या है, प्रभावी जनक हमारा है कैपिटल टी, तो F1 संकर का क्रॉस इस प्रभावी जनक के साथ करा दीजिए कैपिटल टी के साथ। तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे भी कैपिटल टी आ जाएगा, ये भी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, बस इतना ही तो आपको करना है। आप जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इसके निकाल दीजिए बस। तो आपको बता देना है सिंपल सा कि जब हम F1 संकर का क्रॉस किसी प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सी कहानी तो आपसे बन जाएगी, सिंपल सा बैक क्रॉस। किसी भी F1 संकर का क्रॉस हमको प्रभावी जनक के साथ करा देना है। तो ये है हमारा F1 संकर, और F1 संकर का क्रॉस हमको इस प्रभावी जनक के साथ यानी कि लंबे पौधों के साथ करा देना है बस। बैक क्रॉस भी छोटा सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी किसी भी मानव के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, मानव में अगर हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो मानव की हर एक कोशिका में आपको याद रखना है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, यानी आप कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र जो है मानव की हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र। अब 23 जोड़े गुणसूत्रों में से क्या होता है कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो समान गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, जो 23वां जोड़ा होता है, 22 जोड़े तो समान होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र, ठीक है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये क्या होता है, ये असमान होता है, ठीक है, ये असमान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। तो आप देखेंगे कि 23वां जोड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि किसी मेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, और किसी मादा के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो निषेचन के समय क्या होगा, जब नर का एक्स गुणसूत्र वाला जो हमारा शुक्राणु है
ये एक्स गुणसूत्र वाले मादा के अंडाणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी। अगर मान लीजिए एक्स एक्स मिलता है, ठीक है, अगर मेल का भी एक्स मिलता है और फीमेल का भी एक्स मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी, मादा होगी, या आप कह सकते हैं कि पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री होगी। फिर अगर मान लीजिए मेल का जो बाई वाला शुक्राणु है, ठीक है, निषेचन के समय अगर मान लीजिए मेल का जो बाई वाला शुक्राणु है ये मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पुरुष का बाई गुणसूत्र जो है, बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन के समय मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो यक्ष बाई बनेंगे। यहाँ पे यक्ष बाई बनेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पुत्र बनेंगे, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होती है बस। निषेचन के समय जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर मेल का मिल जाता है मादा के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से, तो मादा में चूंकि दोनों अंडाणु जो है एक्स गुणसूत्र वाले ही हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे नर है, नर में एक गुणसूत्र हमारा कैसा है, यक्ष है, एक बाई है, यानी एक शुक्राणु हमारा यक्ष है, एक शुक्राणु हमारा कैसा है, बाई है, ठीक है। तो यही बाई वाला जो हमारा पूरा का पूरा गुणसूत्र होता है, यही क्या करता है, यही जो है पूरा का पूरा जिम्मेदार होता है, ठीक है, किसके लिए, लिंग के निर्धारण के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसका क्रॉस बना के दिखाएंगे, अगर आप लोग इसका क्रॉस के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग इसका आसानी से क्रॉस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है यहाँ पे नर और यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपल सा मादा, ठीक है। मेल या फीमेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि मेल के लिए क्या होगा भैया, मेल के लिए जो 23वां जोड़ा होता है यानी कि लिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है एक्स वाई, और फीमेल का जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स, ठीक है। इनका अगर आप क्रॉस कराएंगे तो होगा क्या, देखिए यक्स का क्रॉस आप एक बार करा दीजिए इस यक्स के साथ, तो यक्स का क्रॉस हुआ यक्स के साथ तो यक्स यक्स बना। फिर इस यक्स का क्रॉस करा दीजिए आप किसके साथ, इस यक्स के साथ, ठीक है, तो यक्स यक्स बन गया। फिर इस बाई का क्रॉस करा दीजिए आप किसके साथ, इस यक्स के साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यक्स बाई बन जाएगा। और फिर से इस बाई का क्रॉस करा दीजिए आप इस यक्स के साथ, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, यक्स बाई बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि जहां पर हमको यक्स बाई प्राप्त हुआ है यहां पे क्या प्राप्त होंगे, यक्स बाई मतलब ये पुत्र हैं, ठीक है। यक्स बाई यहां पे भी क्या है, पुत्र हैं। यक्स यक्स यहां पे प्राप्त हुआ है मतलब यहां पे पुत्री बनेगी, ठीक है। यहां पे भी यक्स यक्स प्राप्त हुआ है मतलब यहां पे भी क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं कि दो जगह आपका यक्स एक्स दिखाई दे रहा है, दो जगह आपका यक्स वाई दिखाई दे रहा है। मतलब मेल और फीमेल के बनने की जो संभावना है, पुत्र और पुत्री बनने की संभावना जो है वो 50-50% होती है निषेचन के बाद, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि जो 23वें जोड़े हैं उनमें से कौन सा गुणसूत्र किसके साथ मिलता है। तो अगर भैया मेल का, सीधी सी बात देख रहे हैं, मेल का अगर यक्स वाला जो हमारा शुक्राणु है, तो मेल का जो यक्स वाला शुक्राणु है वो मादा के अगर यक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलता है तो पुत्री होगी, और नर का अगर बाई गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है ये मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु से अगर मिलेगा तो होने वाला संतान क्या होगा, पुत्र होगा। तो जो नर का 23वां जोड़ा होता है ना, यही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। तो यही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो बस आपको इतना ही बताना है कि मानव में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं। 23वां जोड़ा जो है हमारा क्या होता है, 23वां जोड़ा क्या होता है भैया, हमारा असमान होता है, जिसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी यहां तक आप लिख देंगे। फिर आप बताएंगे कि निषेचन के समय जब यक्ष गुणसूत्र वाला नर का अंडाणु, निषेचन के समय जब नर का यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलता है तो होने वाली संतान जो होती है वो पुत्री होती है। और अगर नर का बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगी। बस इतनी कहानी आपको लिखना है और देन उसके बाद आपको ये ग्राफ बना करके समझा देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो 22 गुणसूत्र जो समान होते हैं वो तो सबके साथ समान चले जाएंगे, ठीक है। 22 गुणसूत्र तो समान सबके साथ जाएंगे, ठीक है। प्लस यक्स बाई बनेंगे या कि यक्स यक्स बनेगा, ठीक है। 22 जोड़े तो सब में समान रहेंगे, जो संतानें बनेगी उसमें भी 22 जोड़े तो सब में समान रहेंगे, 22 जोड़े सब में समान रहेंगे। और 23वां जोड़ा जो है या तो यक्स बाई बन सकता है या तो यक्स यक्स बन सकता है। बस यहां पे भी आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे भी आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं बाई, यहां पे आप 44 प्लस यक्स बाई लिख सकते हैं और यहां पे भी आप लिख सकते हैं 44 प्लस यक्स यक्स, ठीक है। कैरियोटाइप इसको कहते हैं। तो कैरियोटाइप आप पहले बना सकते हैं, उसके बाद इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्त्री एवं हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागत। सबसे पहले तो आपको यह चीज यहां पे ध्यान देनी है कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपसे यहां पे कंडीशन बस दूसरी दे दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी सामान्य स्त्री है, ठीक है, स्त्री कैसी है, सामान्य है,
तो जब आपको सामान्य स्त्री दिया है, मतलब यहां पे आप स्त्री, यहां पे आप सेम चीज लिख लेंगे, है ना। स्त्री कैसी है, सामान्य है, तो आप यहां पे लिख लेंगे सामान्य स्त्री, ठीक है। फिर पुरुष कैसा है, तो हीमोफिलिक है, तो यहां पे आप लिख लेंगे हीमोफिलिक पुरुष। कैसा लिख लेंगे आप लोग, हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है, हीमोफिलिक पुरुष। हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, साथ ही साथ इसके जो भी वंशागति है इसकी, वो भी आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। तो पुरुष कैसा है, यहाँ पे पुरुष है हमारा हीमोफीलिक, यही कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको कंडीशन लिखना है, सामान्य पुरुष तो सामान्य पुरुष लिख लेना है, सॉरी स्त्री सामान्य है तो सामान्य स्त्री लिख लेना है, हीमोफीलिक पुरुष है तो आपको हीमोफीलिक पुरुष लिख लेना है। अब आपको यहां पे दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज क्या ध्यान देनी है कि सामान्य स्त्री है, मतलब स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में यक्ष यक्ष गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो सामान्य स्त्री है मतलब यक्ष यक्ष गुणसूत्र कैसे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। हीमोफीलिक पुरुष है मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, पुरुष में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हीमोफीलिक पुरुष है तो हीमोफीलिक पुरुष में क्या होता है कि उसके यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन जो है उपस्थित हो जाता है, मतलब यहां पे यक्ष गुणसूत्र पे क्या आ जाएगा, अप्रभावी यक्ष जीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको रखनी है। स्त्री सामान्य दी है मतलब यक्ष यक्ष नॉर्मल लिखना है। अगर स्त्री मान लीजिए वाहक दी रहती तो किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर आपको स्मॉल एच जीन लिख देना था, और अगर मान लीजिए स्त्री कैसी दी रहे, हीमोफीलिक दी रहे, तो दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर क्या होगा, स्त्री के अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। अब चूंकि पुरुष में एक ही यक्ष गुणसूत्र उपस्थित होता है, तो अगर पुरुष हीमोफीलिक है तो उसके यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन हीमोफीलिया का उपस्थित रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह लिख लेना है, सामान्य स्त्री है तो यक्ष यक्ष सामान्य से लिख लेना है, और हीमोफीलिक पुरुष है मतलब पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। अब आप करा दीजिए इनके मध्य क्रॉस। तो जब आप इनके मध्य कराएंगे क्रॉस, तो इस यक्ष का क्रॉस आप जब कराएंगे इस वाले यक्ष के साथ, तो ये वाले यक्ष तो हमारा कैसा है, नॉर्मल है, और इस वाले यक्ष पर क्या है भैया, अप्रभावी जीन उपस्थित है। फिर इस यक्ष का क्रॉस आप करा देंगे किसके साथ, इस बाई के साथ करा देंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा भैया यक्ष बाई आ जाएगा। फिर इस यक्ष का क्रॉस करा दें आपको किसके साथ, इस वाले यक्ष के साथ, ठीक है। तो ये यक्ष तो अपन का नॉर्मल है और ये यक्ष कैसा है, इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। फिर इस वाले यक्ष का क्रॉस कराना है इस वाले बाई के साथ, मतलब यहां पे यक्ष बाई क्या है, नॉर्मल है। तो यहां पे हमको यक्ष वाई दिखाई दे रहा है और यहां पे हमको यक्ष वाई दिखाई दे रहा है। तो जहां पे आएगा यक्ष वाई इसका मतलब वहां पे बनेंगे पुत्र, और जहां पे आएगा यक्ष यक्ष इसका मतलब वहां पे बनेंगे पुत्रियां। तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पुत्र प्राप्त हुए, यक्ष वाई प्राप्त हुए हैं, जो हमारे पुत्र प्राप्त हुए हैं वो तो यक्ष वाई नॉर्मल है, ठीक है। यानी जो पुत्र प्राप्त हुए हैं ये तो भैया 100% कैसे हैं, पुत्र पूरे के पूरे 100% कैसे हैं, सामान्य हैं, ठीक है, यानी कि स्वस्थ हैं। अब अगर हम यक्ष यक्ष की बात करते हैं तो यक्ष यक्ष में देखिए, यक्ष यक्ष का मतलब क्या होता है, पुत्री होता है, ठीक है। यक्ष यक्ष का मतलब क्या है, पुत्री है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पुत्री प्राप्त हुई है, पुत्री जो प्राप्त हुई है, यहां पर भी जो यक्ष यक्ष प्राप्त हुई है उसमें भी किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, और यहां पर भी दो यक्ष गुणसूत्रों में से किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो जब महिलाओं के दो यक्ष गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होता है हीमोफीलिया का, मतलब स्त्री जो है हीमोफीलिया की वाहक होती है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि पुत्री जो है पूरे के पूरे 100% जो पुत्रियां हैं वो कैसी हैं, वाहक है। क्या है, वाहक है। तो आपको सिंपल सा लिखना है इसका आंसर, ठीक है। पहले तो आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ बना के इसका रिजल्ट निकाल लेना है। इसके बाद आप लिखना है कि जब किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी हीमोफीलिक पुरुष के साथ हो जाता है तो उत्पन्न संतानों में जो पुत्र होते हैं वो 100% सामान्य होते हैं, और जो पुत्रियां प्राप्त होती है वो 100% जो है हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं। पुरुष कभी भी आप देखेंगे वाहक नहीं होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुष जो है वाहक कभी भी नहीं होता है, क्यों? आप इसका कारण क्या बताएंगे? कभी भी पुरुष ना तो हीमोफीलिया का वाहक होगा ना तो वर्णांधता रोग का वाहक होगा। तो आपको बताना क्या है इसका आंसर कि पुरुष कभी भी वर्णांधता या हीमोफीलिया रोग का वाहक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है, और चूंकि जो अप्रभावी जीन होता है वर्णांधता का या हीमोफीलिया का वो यक्ष गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। तो पुरुष में केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है, जिस कारण से अगर पुरुष के एक ही यक्ष गुणसूत्र में अप्रभावी जीन उपस्थित है तो पुरुष जो है डायरेक्ट हीमोफीलिक या वर्णांध होगा। अगर वर्णांधता का जीन उपस्थित होगा तो वर्णांध होगा, हीमोफीलिक का जीन उपस्थित होगा तो हीमोफीलिक होगा, लेकिन पुरुष सामान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख देना है बस। तो सिंपल सी कहानी है, इसका सोल्यूशन आप लोग कर लेंगे। सामान्य स्त्री एवं हीमोफीलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में
हीमोफीलिया की वंशगति आप लोग निकाल लेंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपको वर्णांधता की वंशगति निकालना है, तो सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशगति आपको निकालनी है। तो पुरुष कैसा है यहाँ पे, तो पुरुष भैया सामान्य है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है भैया, यहाँ पे सामान्य है, तो आप लिख लीजिए सामान्य पुरुष। ठीक है, स्त्री कैसी है, तो स्त्री है भैया वाहक यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए वाहक स्त्री। ठीक है, वाहक स्त्री आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद सामान्य पुरुष है ना, तो सामान्य पुरुष के लिए हम लिख लेंगे XY, और वाहक स्त्री है मतलब 2 X गुणसूत्रों में से किसी एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन जो है उपस्थित होगा। अब इसका आप क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो ये वाला X आएगा इस वाले X के साथ। ठीक है, तो ये X तो हमारा नॉर्मल है और इस X पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको, यहाँ पे एक चीज आपको ये चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्णांधता का वंशगति पूछा गया है, इसलिए वर्णांधता रोग जो होता है ये अप्रभावी जीन C के कारण होता है। तो यहाँ पे आप H नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पे C लिखेंगे। ठीक है, तो स्त्री कैसी है, वाहक है, मतलब वाहक है यानी 2 X गुणसूत्रों में से किसी एक ही X गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन जो है उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसका क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका C रहेगा और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा C, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा C। तो यानी यहाँ पे X गुणसूत्र तो रहेगा ही और यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा C। अब इस X का क्रॉस कराएंगे आप किसके साथ, इस X के साथ, तो यहाँ पे X क्या है, नॉर्मल है। इस वाले Y का क्रॉस कराएंगे अगर आप इस X के साथ, तो X पर क्या है भैया, अप्रभावी जीन उपस्थित है और Y। अब इस वाले Y का क्रॉस करा देंगे आप इस वाले X के साथ, तो XY नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे कैसा आया, या आप लिख सकते हैं इसका परिणाम कैसे आया। ठीक है, परिणाम या रिजल्ट, तो X यहां पे प्राप्त हुआ है, सॉरी XY यहां पे प्राप्त हुआ और XY यहां पे प्राप्त हुआ है। मतलब XY का मतलब क्या है, पुत्र, और XX का मतलब क्या है, पुत्री। तो पहले तो हम पुत्र की बात करते हैं। ठीक है, पुत्र हमारे कहां कहां पे प्राप्त हुए, यहां पे XY है और यहां पे XY। तो यहां पे भैया जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो तो नॉर्मल XY है, और यहां पे जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन C उपस्थित है। इसका मतलब यहां पे जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो कैसा है, वर्णांधता रोग से ग्रसित है, और यहां पे जो पुत्र प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, सामान्य हैं। यानी हम लिखेंगे यहां पे क्या कि 50% जो पुरुष प्राप्त हुए या पुत्र प्राप्त हुए वो कैसे हैं, 50% तो भैया सामान्य हैं, और 50% कैसे होंगे, और 50% जो है भैया वर्णांध पुरुष या वर्णांध पुत्र जो है प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आधे XY तो नॉर्मल है और एक XY में यहाँ पे अप्रभावी जीन आ गया है, इसका मतलब वर्णांधता रोग से ग्रसित है ये पुत्र। ठीक है, तो 50% पुत्र जो है वर्णांधता रोग से ग्रसित रहेंगे और 50% संभावना रहेगी कि पुत्र जो है सामान्य प्राप्त होंगे। फिर पुत्री की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी XX प्राप्त हुआ, यहाँ पे XX, यहाँ पे XX क्या है, सामान्य है, और यहाँ पे क्या है, 2 X गुणसूत्र में से एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन C उपस्थित है। इसका मतलब ये है भैया कि 50% जो पुत्रियां प्राप्त हुई है वो कैसी हैं, वो तो सामान्य हैं, और 50% जो पुत्री प्राप्त हुई है वो कैसी हैं, वो हैं वाहक। क्या है, वाहक। क्यों, क्योंकि 2 X गुणसूत्रों में से अगर एक X पर जीन उपस्थित होगा तो स्त्री क्या होगी, वाहक होगी। अब आप इसका लोग क्या लिख लेंगे, आप लोग इसका हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के साथ करा दिया जाता है तो होने वाले संतानों में 50% जो है सामान्य पुत्र और 50% वर्णांध पुत्र प्राप्त होते हैं, और वहीं 50% सामान्य पुत्रियां प्राप्त होती हैं और 50% वाहक पुत्रियां जो है प्राप्त होती हैं। तो बस आपको सिंपल सा ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, आपके 4 नंबर पक्के, या 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर आपके पक्के। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर है जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण। जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के एक बनी भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करती है। ठीक है, यानी जेनेटिक कोड जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ एक कोडान होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जेनेटिक कोड जैसे मान लीजिए AUG क्या है, एक कोडान है। ठीक है, ये किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। तो AUG जैसे किसको कोड करता है, AUG जो है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। GUG जो होता है ये वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक कोड जो है ये नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है। तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है। ठीक है, जो कि कोडान के रूप में कार्य करती है और किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करती है। अब जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण आप लोग देखेंगे। पहला क्या है, ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब यही है जो हमने आपको अभी बता दिया। ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि प्रत्येक अनुवांशिक कोड जो होता है
ये 3 नाइट्रोजीनस क्षारकों के समूह का बना होता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। यानी किसी भी अमीनो एसिड को कोड होने के लिए उसको एक कोडान चाहिए, और वो कोडान या आनुवांशिक कोड जो है 3 नाइट्रोजीनस क्षारकों से मिलकर के बना होना चाहिए। तो पहली विशेषता या प्रमुख लक्षण यही है कि आनुवांशिक कोड जो है ये ट्रिपलेट कोड होता है, मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ एक कोड होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला लक्षण भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रत्येक कोडान जो होता है वो हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं। क्या समझ में आया भैया कि एक कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के एक कोडान बनता है, और यह कहा जाता है कि एक कोडान केवल और केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, दूसरे को नहीं। अगर AUG कोडान जो है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो ये फिर मेथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर सकता है। ये है भैया आनुवांशिक कोड का लक्षण या विशेषता। ठीक है, कि आनुवांशिक कोड में कोई एक कोडान जो है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, दूसरे अमीनो अम्ल को नहीं। तीसरी चीज क्या है? प्रारंभिक सिग्नल। ठीक है, प्रारंभिक सिग्नल, ये तीसरा पॉइंट है। प्रारंभिक सिग्नल का मतलब क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है निर्माण होती है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में कोई ना कोई एक कोडान तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि श्रृंखला निर्माण को प्रारंभ करता है। तो श्रृंखला निर्माण को प्रारंभ करने वाले जो कोडान होते हैं या जो आनुवांशिक कोड होते हैं वो होते हैं AUG और GUG। ठीक है, तो श्रृंखला का निर्माण जो होता है, ठीक है, तो श्रृंखला का निर्माण का प्रारंभ जो होता है वो mRNA पर पाए जाने वाले AUG तथा GUG कोडान के द्वारा होता है। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो AUG कोडान होता है ये हमारा मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, और जो GUG कोडान होता है ये हमारा वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। और यही दोनों क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ करते हैं। स्पेशली AUG जो है सबसे पहले श्रृंखला निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है, इसीलिए AUG जो कोडान होता है, ठीक है, इसीलिए AUG जो कोडान होता है, AUG कोडान को हम क्या बोलते हैं? इसको हम समारंभन कोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम समारंभन कोडान या प्रारंभन कोडान या स्टार्ट सिग्नल कहते हैं। एक आखिरी है रुकावट सिग्नल। ठीक है, तो जब श्रृंखला का निर्माण हुआ है तो श्रृंखला का समापन भी होगा। तो बहुत सारे कोडान ऐसे होते हैं जो कि श्रृंखला निर्माण की क्रिया को रोक देते हैं। ठीक है, श्रृंखला निर्माण की क्रिया को रोक देते हैं। 3 इंपोर्टेंट रुकावट सिग्नल होते हैं, यानी कि स्टॉप कोडान होते हैं। उनमें से एक है UAA, दूसरा है UAG तथा तीसरा है UAG। UGA, UAG और UAA ये तीनों समापन कोडान होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है समापन कोडान या रुकावट सिग्नल जिसको हमने लिख रखा है, तो इनको हम समापन कोडान कहते हैं। और समापन कोडान के एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो 3 समापन कोडान होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को रोक भी देते हैं। और उनमें से तीनों कोडान कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ये तीनों स्टॉप कोडान, नाउसेंस कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान या मेंडरिंग कोडान कहलाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे बढ़िया नाम आप लोग याद रखिए समापन कोडान। तो ये तीनों समापन कोडान कहलाते हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेनेटिक कोड के 4 प्रमुख लक्षण यानी कि 4 प्रमुख विशेषताएं ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है चार-गाफ का नियम। क्या है अगला क्वेश्चन? है भैया चार-गाफ का नियम। चार-गाफ के नियम की अगर हम बात करते हैं तो चार-गाफ नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित जो शर्करा थी, ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए में उपस्थित जो शर्करा थी, इसके अलावा डीएनए में उपस्थित जो फास्फोरिक अम्ल था तथा डीएनए में उपस्थित जो प्यूरिन व पिरिमिडीन थे, इनकी मात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए जिसे हम बोलते हैं चार-गाफ का नियम। छोटा सा नियम है चार-गाफ का नियम। तो चार-गाफ नामक वैज्ञानिक आए और डीएनए की संरचना के अंदर जो जो चीजें उपस्थित थी, प्यूरिन, पिरिमिडीन, फास्फोरिक अम्ल और शर्करा, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किए जिसे हम बोलते हैं चार-गाफ का नियम। अब चार-गाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया भैया? चार-गाफ नामक वैज्ञानिक ने पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी डीएनए अणु के अंदर जितनी प्यूरिन की मात्रा होती है उतनी ही पिरिमिडीन के अणुओं की मात्रा होती है। ठीक है, यानी प्यूरिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही पिरिमिडीन की मात्रा होगी। दोनों की मात्रा जो है इक्वल होगी, दोनों की मात्रा जो है समान होगी।
ये बताया चारगाफ ने, ठीक है। तो चारगाफ का नियम आपको याद रखना है। पहला नियम यही है कि डीएनए जो है, डीएनए के किसी भी अणु में आप देखेंगे प्यूरीन की जितनी मात्रा होती है उतनी ही पिरिमिडीन की मात्रा होती है। दूसरा क्या है कि डीएनए में उपस्थित जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है तथा जो फास्फोरिक अम्ल होता है, इनके अणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया कि डीएनए में उपस्थित जो शर्करा होती है, जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए की, और डीएनए में उपस्थित जो फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है, इनकी मात्रा बराबर होती है, ठीक है। दोनों की मात्रा बराबर होती है। जितनी शर्करा होगी उतनी ही यहां पे फास्फोरिक अम्ल के अणु आपको दिखाई देंगे। यानी किसी भी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा की मात्रा और फास्फोरिक अम्ल की मात्रा, दोनों की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमीन के बराबर होती है। जो एडेनिन की मोलर मात्रा होगी वो थायमीन के बराबर, और जो साइटोसिन की मोलर मात्रा होती है वो होती है ग्वानिन के बराबर। किसके बराबर होती है? साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है वो ग्वानिन के बराबर, ठीक है। एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है? एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है? एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन के बराबर, और साइटोसिन की मोलर मात्रा जो होती है ये ग्वानिन के बराबर होती है। बात क्लियर? बस 3 ही पॉइंट जो है चारगाफ ने बताए कि किसी भी डीएनए अणु के अंदर प्यूरीन व पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। किसी भी डीएनए अणु के अंदर शर्करा और फास्फोरिक अम्ल की मात्रा बराबर होती है। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमीन के बराबर होती है, और साइटोसिन की मोलर मात्रा जो है ग्वानिन के बराबर होती है। बस 3 पॉइंट आपको याद करना है चारगाफ के नियम का। छोटा सा नियम है यार, 3-4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है पोषण स्तर। पोषण स्तर को हम बोलते हैं भैया ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। पोषण स्तर का मतलब क्या है? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप लोग देखे हैं कि जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो क्रमशः जो है एक से दूसरे स्तर पर होता जाता है। यानी जो उत्पादकों द्वारा जो पूरी की पूरी प्राप्त एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है, उत्पादक क्या करते हैं उसका भोजन बना करके भोजन के रूप में स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं। फिर इन उत्पादकों को कौन खाता है भैया? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से पोषण के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और क्रमशः जो है एक दूसरे का भक्षण करते हैं और अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। तो पोषण स्तर का मतलब यह है कि जब उत्पादक में आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है? उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक हो गए, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। फिर उत्पादक के बाद कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। कौन आएंगे? उत्पादक के बाद आएंगे भैया प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक के बाद आएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के बाद हमारे कौन आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आएंगे भैया हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आएंगे हमारे तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। कौन आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब ये बताइए कि उत्पादकों के पास सबसे पहले एनर्जी जो है संचित है, यानी जो उत्पादक होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, ये प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, तो उसको हम किससे दर्शाएंगे? T1 से दर्शाएंगे, यानी कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से, ठीक है। तो उत्पादक जो है प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। फिर इन उत्पादकों का भक्षण करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है भैया ये क्या करेंगे? द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करेंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण कौन करेगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये तृतीय पोषण स्तर का निर्माण करेंगे। फिर द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करेंगे तृतीयक उपभोक्ता, तो ये चतुर्थ पोषण स्तर का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता जब मृत हो जाएंगे तो इनका भक्षण कौन करेंगे? इनका भक्षण करेंगे अपघटक। तो अपघटक जो है भैया इस प्रकार से 5वें पोषण स्तर का निर्माण करेंगे। तो मान लीजिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी ज्यादा लंबी होगी, पोषण स्तर आप देखेंगे उतना ही लंबा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो सभी जैविक स्तर होते हैं, उत्पादक से लेकर के अपघटक तक के जितने भी जैविक स्तर होते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न जो क्रम होते हैं उनमें, ठीक है, ये खाने का जो क्रम शुरू होता है ये उत्पादक से शुरू होकर के अपघटक में जो जाकर के समाप्त होता है। तो खाने की प्रक्रिया के दौरान जो है इनमें एक चैन बन जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि इनका एक स्तर बन जाता है, एक इनमें क्रम बन जाता है कि सबसे पहले प्राथमिक पोषण स्तर है, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, सबसे पहले उत्पादक है जो प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करेगा। फिर
उत्पादक का भक्षण किया प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये द्वितीयक पोषण स्तर का निर्माण करेगा। फिर द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण कर लिया द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये तृतीय पोषण स्तर का निर्माण करेगा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण कर लिया तृतीयक उपभोक्ता ने, तो ये चतुर्थ पोषण स्तर का निर्माण करेगा। और फिर ये जब खत्म हो गए तो इनका आप घटक ने भक्षण कर लिया, यानी ये पांचवें पोषण स्तर हो गए। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप बताएंगे कि विभिन्न जैविक उत्पादकों के मध्य जो है या विभिन्न जैविक स्तरों के मध्य जो है भोजन के लिए जो है क्रमशः एक दूसरे पर सभी आश्रित होते हैं, जिस कारण से उनके मध्य क्या बन जाता है, एक भैया पोषण का क्रम बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोषण स्तर। और पोषण स्तर को आपको समझा देना है, बता देना है आपको कि उत्पादकों के पास सबसे पहले भोजन जो है संग्रहित होता है, इसलिए उत्पादक जो है प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। फिर आपको बताना है उत्पादकों का भक्षण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि तृतीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्रमशः आपको पूरा आप घटक तक बता देना है, ठीक है, कि जब तृतीयक उपभोक्ता मृत हो जाते हैं तो इनका भक्षण जो है कौन करते हैं, आप घटक करते हैं, और इस प्रकार से आप घटक जो है पांचवें पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको बना देना है और बाकायदे से आपको परिभाषा बना देनी है, और इसके बाद पोषण स्तर आपने कैसे बना करके दिखाया है, इन्हीं सब का नाम, और आपको बता देना है कि कौन सा जो स्तर है भैया किस पोषण स्तर का निर्माण करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है पोषण स्तर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए डेफिनेट आप देखेंगे यहां से इन्हें कहीं क्वेश्चन आ जाए पोषण स्तर, तो ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो हमने 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आज की इस वीडियो में कराया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।